हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है यहाँ पे हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2011 से लेके 2025 तक के यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। अब एनालिसिस में सबसे पहले तो ये है, आपका आता है पैटर्न रिकॉग्निशन, इसमें आता है आपकी एलिमिनेशन ट्रिक्स। दोनों भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ और जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ वो तो आपको आपके नोटबुक में लिखनी ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस के ऊपर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए प्लस जितनी भी ट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे डिफरेंट कलर में मैंने यहाँ पे लिख दी है जिससे कि आपको आसानी हो जाए। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो ये मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट सही किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए, और अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट गलत किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है इसे गलत करने के लिए, प्लस जो रिपीटेड थीम्स है और किस तरह से हमें अप्रोच करना है अगर अननोन चीज़ें आती है। राइट, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो और बाद में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, ये वैसे आपका क्या है, ये हमारा सीरीज में हमने यहाँ पे 2020 तक कंप्लीट कर लिया है। ये आपका 2021 का पेपर है। ओके, हमारा ये सेट ए चल रहा है, इसके भी हमने 50 क्वेश्चंस वैसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसे कंप्लीट कर लेंगे। आज 2021 का पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, बच्चे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। जो पुराने वीडियोस है वो सीरीज में मैंने डाल दी है, ऐड कर दिए है, सो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, हाउ इज अ पर्मा कल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। क्या बताया है, ऐसे जो क्वेश्चन है अगर आपको याद हो हमने देखे थे इस टाइप के, ये आपको 2011 से लेके 2015 तक बहुत ज़्यादा दिखे थे, है ना। बाद में थोड़े से कम हो गए। अब देखो फिर से पूछ लिया इसके ऊपर, क्या बताया था मैंने आपको, दो टेक्नोलॉजी पूछेगा। टेक्नोलॉजी को एकदम सीरियसली मत लेना, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा वेग मतलब फ्लेक्सिबल रह के समझो क्या बोलना चाहती हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे पर्मा कल्चर की फार्मिंग के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे कन्वेंशनल केमिकल की फार्मिंग की बातें कर रहा है, यानी कि दो चीज़ें आ गई तो मैं इसको टेक्नोलॉजी ही बोलूँगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी आई और ओल्ड टेक्नोलॉजी आई। क्या होता है यहाँ पे, न्यू टेक्नोलॉजी के होते हैं एडवांटेजेस, पॉजिटिव चीज़ें, ओल्ड का क्या होता है, निगेटिव या फिर डीमेरिट्स होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे, जो स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव लगेगा, कंपैटिबल बैठेगा क्वेश्चन के साथ, उसे हम सही करेंगे, और जो नहीं बैठेगा, निगेटिव होगा, वो होगा या हो जाएगी आपकी ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन के साथ चलना है। ओके, क्या बोल रहा है, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बट इन कन्वेंशनल फार्मिंग केमिकल फार्मिंग्स मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रिडोमिनेंट। तो ये बात तो सही है, अगर हम पर्माकल्चर फार्मिंग करते हैं तो ये मोनोकल्चर प्रैक्टिस को डिस्करेज करता है। अगर यहाँ पे कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं हम लोग, सो मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पे प्रिडोमिनेंट होगी। अब आप मुझे बताओ, हमें मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस अच्छी है या फिर हमें क्रॉप में वेरिएशन लाना चाहिए। हम तो हमेशा इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे पर्माकल्चर इसे सपोर्ट कर रहा है। फाइन, केमिकल फार्मिंग होगी यहाँ पे खराब। ओके, अब यहाँ पे इसे होल्ड करके रखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, होल्ड करो, जब तक आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं कि फर्स्ट रीडिंग में ही समझ में आ जाए कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन द सॉइल सैलिनिटी but the occurrence of such a phenomena is not observed in the permaculture farming। ठीक है, इसे एक तो होल्ड करके रखो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये तो सही बात है कि जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग यही करता है, ये आपकी जो सॉइल होती है उसमें सॉइल सैलिनिटी को बढ़ा देता है। पर जब हम बात करते हैं पर्माकल्चर फार्मिंग की तो ये इतना ज़्यादा नहीं दिखा जाता, कुछ एक्सट्रीम वगैरह तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब देखो स्टेटमेंट नंबर 3, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन द सेमी एरिड रीजन्स बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। अब देखो यहाँ पे आ गया ना पकड़ में, समझ में आया। इसलिए बोलती हूँ कि आपको फर्स्ट इसमें घबराना नहीं है, सारे स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लो, कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिख ही जाएगा जहाँ पे आप पकड़ लोगे। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा स्टेटमेंट 3 मैंने हटाया और मैं डायरेक्टली आ गई हूँ 50-50 में। ठीक है, अब इसमें मुझे और समझ में आता है कि 4 तो कम्प्लीटली 100% करेक्ट है मेरा, तो 4 पे मैं ज़्यादा
टाइम पास करूँगी ही नहीं, ठीक है, वो टाइम बचाऊंगी और फिर बाद में देखूंगी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर 4 वैसे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। प्रैक्टिस ऑफ अ मल्चिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरीली सो इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। यस एब्सोल्युटली, हमारा पर्माकल्चर फार्मिंग है, मल्चिंग इंपॉर्टेंट होगी, इसमें जरूरी थोड़ी ना है होगी, तो मतलब फर्क तो हो गया हमारा, राइट। अब 1 और 2 के ऊपर फिर से आ जाओ, क्योंकि अभी हमें टोन समझ में आ गई है पूरे क्वेश्चंस की। इसमें ये तो सच्चाई ही बता रहा है कि नहीं। पर्माकल्चर फार्मिंग में हम डिस्करेज कर रहे हैं मोनोकल्चर को, तो ये तो अच्छी बात है पर्माकल्चर फार्मिंग के रिलेटेड। और वही जब कन्वेंशनल फार्मिंग में होता है तो मोनोकल्चर करते हैं, ये तो सही बात बोली है, तो स्टेटमेंट 1 भी सही हो गया। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में सैलिनिटी बढ़ती है, ये तो हमको पता ही है, और यहाँ पे उसके अपोजिट हो रहा है पर्माकल्चर फार्मिंग में, यानी कि निगेटिव को निगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव। तो इतना सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे ना आपको, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगाना है। देखो ये होगा, ऐसा होगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 53, 30 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, सो दैट इज हाउ यू हैव टू गो विथ इट। हमने क्वेश्चन नंबर 51 देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, फैक्ट आ गया। सबसे पहले आप बोल रहे हो कि ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया को। अब ये अब वैसे मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दे देती हूँ, लिख लेना कहीं पे, ये रिपीट हुआ है, ये सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। कुछ तो भी दिया था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही कोई तो भी प्रोडक्ट दिया था और बोला था ये नेटिव है इस पर्टिकुलर जगह पे, और वो नहीं था, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसे इजी है ना गलत करना, ये फैक्ट हुआ ना। आप कोई भी रीजन इसमें लिख सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे आपका वेस्ट अफ्रीका है नेटिव, साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। समझ में आया, याद रहेगा पेपर में भी, ठीक है। अब देखो द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग द लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स, ठीक है, होगा, सम इंडस्ट्री बोला है। अब सम देख के मैंने सही नहीं किया है, सम यहाँ पे क्या करता है, आपके स्टेटमेंट की टोन कैसे सेट करता है ये मुझे समझना है, वो टोन देखनी है मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन की टोन देखने के बाद, कीवर्ड देखने के बाद मैं टोन देखूंगी। टोन देखने के बाद मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन के साथ कंपैटिबिलिटी बीट रही है कि भी नहीं हो रहा है ये, ठीक, ये भी तो देखना है ना मुझे। तो यहाँ ठीक है, सम है, जनरलाइज है, एप्लीकेशन की बात कर रहा है, एप्लीकेशन वाले तो गलत होती ही नहीं है, मतलब 95% टाइम ये सही होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन वाले, एप्लीकेशन कैसे, मतलब ये पाम ऑयल है, ये मैं किस में तो यूज़ कर रही हूँ, मैं लिपस्टिक और परफ्यूम्स में बना रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, तो एप्लीकेशन हो गया, यूज़ हो गया, एग्जाम्पल हो गया, पॉसिबिलिटी होगी, ये हमेशा सही होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, हाँ होता होगा, कैन बी बोला है, पॉसिबिलिटी है, एप्लीकेशन है, बहुत बार बताया मैंने, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका ऐसे 2 और 3 आ जाता है करेक्ट, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है। इसमें वैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी यहाँ पे इसके ऊपर कि चेनाब आंसर है कि सतलज आंसर है, पर इसका आंसर जो है वो सतलज है। तो बोला है विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम, यहाँ पे इसका है इमेज, इंडस रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly. Among the following, which one is such a river that joins the Indus directly? तो ये देखो यहाँ पे हमारी इंडस है, ये देखो यहाँ से आई और ये वाली यहाँ पे गई, देखो ऐसे आ गई, ठीक है, ये हो गई हमारी इंडस। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, जो डिस्क्रिप्शन है कहाँ पे फिट बैठ रहा है, यहाँ पे देखो सतलज आ रही है, देखो सतलज आई यहाँ से ऐसे जा रही है सतलज। अब इसमें देखो 4 रिवर मिल रही है, यहाँ पे ब्यास मिल गई, यहाँ पे रावी मिल गई, चेनाब, और यहाँ पे इस तरह से। तो आपका जो रिवर है वो कहाँ पे है, ये वाला सतलज जो रिवर है, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आया, ठीक है। आई नो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी लग सकता है आपको, लेकिन यूपीएससी ने यही आंसर दिया है। अगर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे तो याद रखना है सतलज इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 देख लो क्या बोल रहा है। विथ रेफरेंस टू इंडिया, डिडवाना, ठीक है, कुचामन, सरगोल एंड खाटू आर नेम्स ऑफ। अब हमें ज़रूरी तो नहीं, देखो डिडवाना पता हो सकता है ना, कुचामन ज़रूरी नहीं, सारगुल ठीक नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं, खाटू तो बहुत कॉमन है ना। तो खाटू में हमें पता है कैसी ज्योग्राफी टोपोग्राफी वहाँ पे है, तो राजस्थान में है, वहाँ पे खाटू ट्राम टेम्पल भी है, ये फेमस है। तो इससे भी आप यहाँ पे आंसर तक आ सकते हो। सलाइन लेके यहाँ पे रीजन समझ में आ जाता है। अगर डिडवाना देख रहे हो, खाटू देख रहे हो, समझ में आएगा। ग्लेशियर तो नहीं होगा वहाँ पे, रामसर साइड नहीं है ये, हो सकता है आपको ना पता हो, पर ग्लेशियर नहीं है ये तो समझ सकते हो कम से कम। यहाँ पे मैंग्रोव एरिया नहीं है ये तो कम से कम समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप आंसर तक पहुँच सकते हो। वो है आपका सलाइन लेक्स है यहाँ पे, ठीक है।
याद रहेगा, खाटू, सरगोल। और देखो ये सारी चीज़ें बता रही हो ना, अभी के भी याद कर लो, डिडवाना और कुछामन, सारा देख लेना एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ओके, विच ऑफ द अबाउ राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट से यहाँ पे कौन सी राइज होती है ये बोला है। अब देखो यहाँ पे मैंने वैसे सारी इमेजेस दे दी है यहाँ पे समझने के लिए आपको। ये देखो सुवर्णरेखा रिवर इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे देखो नवगाली रिवर यहाँ दी हुई है, और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेना, दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो आपका जो आंसर है ये है 2 और 4। यहाँ पे सुवर्णरेखा नहीं आती और ब्राह्मणी भी नहीं आती, नवगाली रिवर है और वंशधारा रिवर है, तो 2 और 4 आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है, ठीक है, जो ईस्टर्न घाट से यहाँ पे राइज कर रही है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंसेस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर्स। ओके फाइन, फैक्ट लग रहा है, लेकिन इसे होल्ड करते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें रेड फ्लैग्स दिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न्स, ऑफ कोर्स हम उससे बाहर निकलेंगे, लेकिन पहले ही इंस्टेंट में इसे गलत नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको, ग्लोबल ओशन कमीशन, पहले तो आपने एक बॉडी दे दी, ठीक है, तो जब भी आप बॉडी देते हो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो किसके अंदर काम कर रही हो, तो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे द ग्लोबल ओशन कमीशन को हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे, ग्रांट लाइसेंस, सीबेड एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, ये सारी होल्ड कर लो। देन इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है क्या, नहीं दी है। कोई डेटा दिया है, नहीं दिया है। कोई बॉडी मेंशन की है, नहीं की है। सिर्फ सिंपली बोल रहा है इंडिया को यहाँ पे लाइसेंस रिसीव हुए हैं, डेट वगैरह भी नहीं दी है, कोई टाइम पीरियड नहीं बताया है कि इतने साल तक यहाँ पे इनको ये रहेगा, ये कोई कंडीशन नहीं डाली है। सिंपल शॉर्ट स्टेटमेंट है, समझ में आया। ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं, ये बताना चाहती थी मैं। सो इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द इंटरनेशनल वाटर। स्टेटमेंट नंबर 3 बोल रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन द इंटरनेशनल वाटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बोला है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पैसिफिक ओशन के सी फ्लोर में ही मिलते हैं, बाकी जगह पे नहीं मिलते हैं, या फिर इंडियन ओशन के सी फ्लोर में मिलते हैं, बाकी जगह नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ बोला है कि नहीं। बड़ा बड़ा बता दिया कि प्रेजेंट है, सी फ्लोर आप देख लो, जहाँ पे देखना है देख लो, इंटरनेशनल वाटर्स में आपको मिल जाएगा रेयर अर्थ। तो मतलब स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ये पैटर्न हमने बहुत बार रिपीट किया है, राइट। अब तक तो मुझे लगता है 10 से 12 बार रिपीट हो चुका होगा। 3 स्टेटमेंट्स देंगे, एक वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होगा या फिर फैक्ट का होगा, और 2 सिंपल जनरल हो गए, और वही आंसर होता है। तो 2 और 3 आपका आंसर बन गया, ठीक है। इसे गलत करोगे तो कैसे करोगे बताओ मुझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। Among the following which one is the least water efficient crop? ये पूछा है, least water efficient बोला है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं सनफ्लावर देखो इसमें क्या करोगे आप, मैंने आपको बताया था, याद है आपको प्रीवियस लेक्चर का, देखो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और मैंने आपको सिखाया भी था, याद भी करवाया था, याद है आपको। मैंने बताया था कि जो गन्ने का जूस होता है वो इतना पानी पी लेता है, इसलिए हम उस गन्ने का जूस पीते हैं। गन्ने के जूस में जूस इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत पानी पी लेता है। तो इट इज़ अ वाटर लविंग प्लांट, शुगर केन बताया था मैंने। तो ये देखो ऐसे रिपीट हो गया, इसलिए बोल रही हूँ PYQs अच्छे से करो, ऐसे ही रिपीट होती है ये चीज़ें। और देखो आपका आंसर आ गया, मिल गया आपको 2 मार्क्स। तो सनफ्लावर को कम पानी लगेगा, पियर मिलेट्स को कम पानी लगेगा, रेड ग्राम को भी कम पानी लगेगा। सो इट इज़ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट। देखो कैसे खेला है वर्ड्स के साथ, आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर गड़बड़ी में पढ़ लो तो वाटर एफिशिएंट, लीस्ट वाटर एफिशिएंट, ये वाला है शुगर केन। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट, देख लेते हैं। इन द ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओविंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। हाँ सही बात है। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास ये अर्थ है, अर्थ में आप ट्रॉपिकल जोन्स के तरफ दिख रहे हो। अब यहाँ पे बात की जा रही है वेस्टर्न सेक्शंस, ओशंस के वेस्टर्न सेक्शंस की। और देखो वेस्टर्न सेक्शन बोला है तो कंफ्यूज मत करना कॉन्टिनेंट्स ने, तो जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। वेस्टर्न सेक्शन ओशंस का है, ये वार्मर होगा देन द ईस्टर्न सेक्शंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रेड विंड्स होती है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे देखो द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वाटर्स वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। यस एब्सोल्युटली, यहाँ पे NCERT से सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पे याद रखना टेम्परेट में क्या होगा, वेस्टर्लीज, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 याद रहेगा। ट्रेड विंड कहाँ से है, ईस्ट। देखो ट्रेड विंड्स का क्या है,
ईस्ट टू वेस्ट जाएगी। तो लेट्स से वेस्टर्न पैसिफिक मतलब इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये कैसा रहेगा, वार्म रहेगा। पैसिफिक में क्या होगा, आपको पेरू चिली कोस्ट पता है, वो क्या रहेगा, कूलर रहेगा ड्यू टू द अपवेलिंग ऑल्सो। यहाँ पे तो ये है ही रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देख लो क्या बोल रहा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कैसा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी CCAFS एज ए इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी आ गई। ठीक है, तो हम इसको गलत मानेंगे, होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, अब देखो द प्रोजेक्ट ऑफ द CCAFs, देखो फिर से एक ही टॉपिक पे फिर से क्वेश्चन पूछा है, देख लो। CCAFs इज कैरीड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर्ड इन द फ्रांस। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें दिख रही है, और ये सारी दोनों भी सिंपल मतलब सिमिलर दिख रही है। मैंने आपको बताया भी है कि अगर एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ ले तो इसमें से दोनों सही नहीं होते, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला है द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल, दैट इज ICRISAT is in the India is one of the CHIARI's रिसर्च सेंटर्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे अपनी चीज़ें लगाए तो जो आपका आंसर कुछ तो भी आएगा, ऑल तो नहीं आएगा, लेकिन यूपीसी ने यहाँ पे आंसर 1, 2 एंड 3 दिया है, एंड दैट्स ओके, दैट इज कम्प्लीटली ओके। आपको आपकी थिंकिंग नहीं बदलनी है। देखो, अगर आपको पता है यू विल सॉल्व इट विथ योर नॉलेज, इफ़ यू डोंट नो देन यू विल अप्लाई योर जो भी ऑब्जर्वेशन है वो। हाउएवर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस गलत होंगे, बिल्कुल होंगे, और आपको रेडी रहना है इसके लिए। ठीक है, सम क्वेश्चंस विल बी रॉन्ग, हमने सॉल्व करने की कोशिश की फिर भी। ठीक है, ये सच्चाई है। ओके, तो आपका जो आंसर है ये 1, 2 एंड 3 मतलब सारे के सारे यहाँ पे आंसर करेक्ट है। 60 लीफ litter decomposes faster than in any other biome and as a result the soil surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into canopy vicariously by climbing the trees or growing as a epiphytes rooted on the अपर ब्रांचेस ऑफ द ट्री। दिस इज मोस्ट लाइकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये है रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड PYQ है। इट्स वेरी सिंपल, ये है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह के जो है चीज़ें कंप्लीट करनी है और ये इजी हो जाएगा। ठीक है, रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आपका। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द वेजिटेशन ऑफ अ सवाना कंसिस्ट ऑफ अ ग्रास लैंड विद अ स्कैटर्ड स्मॉल trees but extensive areas have no trees. The forest development in such an area is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are the such a conditions? ठीक है, पढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है इसमें। ऑलराइट, तो जो ऑब्वियस चीज़ें होगी हम उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो वेजिटेशन किसका है, सवाना का है। तो पहले तो आपको विजुअलाइज करना है कि सवाना का ग्रासलैंड कैसा है। ठीक है, स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज है, लेट से आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि किस तरह का वेजिटेशन है। वेजिटेशन जो है सवाना का, वहाँ पे आपको ग्रासलैंड मिलेगा और स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज मिलेगी। ठीक है, बट द एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज, मतलब कि यहाँ पे स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज तो है लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एक्सटेंसिव ट्री सिस्टम नहीं है और ग्रासेस बहुत सारी है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बरोइंग ऑफ एनिमल एंड टर्माइट्स। ठीक है, होल्ड करके रखो। फायर होल्ड करके रखो। देखो ऐसा क्या होगा, ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आ जाए आपको तो ध्यान से एक एक करके पढ़ना है, जो एलिमिनेट पहले हो सकता है उसके ऊपर फोकस करना है। फिर देखो ग्रेजिंग ऑफ द हर्बीवर्स, अब देखो यहाँ पे पकड़ में आ गया। स्टेटमेंट नंबर 3 तो होगा ही, आप सबने NCERT में भी पढ़ा है, यहाँ पे ग्रेजिंग होती है कॉन्स्टेंटली हर्बीवर्स की, इसलिए भी ये चीज़ की जाती है। ये PYQ में भी रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये 3 तो आएगा 100%। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, मैं वैसे ही 3 50-50 तक आ गई हूँ। ठीक है, अभी पढ़ते हैं सीजनल रेनफॉल। हाँ होता होगा, और सवाना में हमको पता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सवाना का कि वहाँ पे सीजनल रेनफॉल होता है। तो ये तो 100% आंसर में आएगा, यानी कि 3 और 4 तो मेरे आंसर में बिल्कुल होना चाहिए। और देखो यहाँ पे आपको आंसर आ गया, यानी कि आपको बरोइंग ऑफ एनिमल, बरोइंग का लेट से आपको मीनिंग नहीं पता, लेट से फायर के बारे में आप श्योर नहीं हो, तो ग्रेजिंग हर्बीवर्स तो पकड़ सकते हो, यहाँ पे सीजनल रेनफॉल तो पकड़ सकते हो। सॉइल प्रॉपर्टी का यहाँ पे नहीं होता है, सॉइल प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, सॉइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो
रेनफॉल है वही तो सीजनल है। यहाँ पे फायर का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और जो हर्बीवर्स के द्वारा ग्रेजिंग की जा रही है वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है। तो आपका आंसर क्या है, 2, 3 एंड 4 बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये भी आपका PYQ रिपीटेड है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज करेक्ट। अगर आपने PYQ किया है 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द रिवर्स एंड द लेक्स इज मोर देन दैट ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, नो इट इज़ इनकरेक्ट। हाँ, अगर पहली बार पढ़ रहे हो, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आपको लग सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल द रिवर्स एंड लेक्स वी सी। देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड द ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। येस, एब्सोल्युटली। तो अगर मुझे यहाँ पे क्रोनोलॉजी में लिखना है कि सबसे ज़्यादा कौन, फिर उससे कम कौन और उससे कम कौन, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आएगा आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, उसके बाद आपका ग्राउंड वाटर आ जाएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएंगे आपके वाटर जो रिवर्स और लेक्स में पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 ही सिर्फ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बोला है मोरिंगा। मोरिंगा जिसे ड्रमस्टिक ट्री कहा जाता है इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, ठीक है। लेग्यूमिनस है, लेकिन पता नहीं लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है कि नहीं है। लेग्यूम्स तो होते हैं इसमें, लेकिन फिर भी हम इसको होल्ड करके रखते हैं क्योंकि ये फैक्ट है एक तरह से, है ना। और सारे के सारे देखो मैंने आपको बताया है यहाँ पे भी 5 स्टेटमेंट्स है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे आप करेक्ट करोगे। आपको समझना है कि कौन से स्टेटमेंट का नेचर ब्रॉड है, कौन से स्टेटमेंट का नेचर ब्रॉड नहीं है। तो यहाँ पे पहला तो हो गया। स्टेटमेंट 2 बोल रहे हैं टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। क्या बताया था मैंने आपको, याद है? हमने इसी पेपर में देखा इससे पहले कि पाम ऑयल इस पर्टिकुलर एरिया को क्या है, एंडेमिक है, ऐसा पूछा था। ये हमेशा गलत होते हैं क्योंकि इसको गलत करना इजी है, ये फैक्ट है। यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमने पैटर्न रिकग्निशन से इसे बाजू में किया। अब देखो स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाँ, करता होगा, तो यहाँ पे इसे होल्ड करते हैं। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पर मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। देखो आप यहाँ पे एलिमिनेट करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी होगी कि कौन सा ज़्यादा गलत होगा। देन स्टेटमेंट नंबर 4, इंडिया से एक्सपोर्ट टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ द मोरिंगा। हाँ, करता होगा, एक्सपोर्ट ही तो कर रहा है, तो टैमरिंड भी करता होगा, सीड भी करता होगा। अगर कोई एक भी व्यक्ति यहाँ पे, अगर कोई एक भी इंडियन किसी और कंट्री में इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है अपने इंडिविजुअल लेवल पे, फिर भी ये तो एक्सपोर्ट होगा ना, तो आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकती। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। आई होप जब तक हम जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उससे आपको समझ में आ रहा होगा ये पैटर्न। तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल होगा ही आंसर में। अब सीड्स ऑफ द मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल्स। क्या लगता है, क्या ये सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि एप्लीकेशन और पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें, कैन बी यूज, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आपको, एप्लीकेशन, पॉसिबिलिटी, ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही होते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या क्या आया? 3 तो है ही सही, और आपका 4 भी सही है और 5 भी सही है। देख लो 3, 4 एंड 5। सो इवन दो वी डिडंट नो प्रॉपरली कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, हाउएवर हमने 2 को यहाँ पे हटाया था, तो 2 ऐसे गए थे, तो हम वैसे भी 50-50 तक पहुँच गए थे। 3 और 4 आपका यहाँ पे कॉमन है, तो बस आपको 1 को ही देखना है यहाँ पे। तो 1 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इट्स अ फैक्ट, और इस तरह से आप आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, द ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या है ये? ब्लैक कॉटन सॉइल है ऑफ इंडिया हैज़ बिन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ व्हाट। किससे हुआ था? फिशर वोल्केनिक रॉक। ये हम पढ़ते ही है, सिंपल है, एनसीईआरटी का नॉलेज है, तो फिशर वोल्केनिक रॉक इसमें आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग द रिकम्बेंट वेक्टर वैक्सीन। क्या है? रिकम्बेंट वेक्टर वैक्सीन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में किसकी बात हो रही है? एप्लीकेशन की बात हो रही है। एग्जाम्पल लगा रहे हो आप, इसमें एप्लीकेशन लगा रहे हो, सिंपल है, राइट होगा। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज एज ए वेक्टर। हाँ, होते होंगे यूज, वेक्टर यूज़ हो रहे हैं, एप्लीकेशन दिखा रहा है, सिंपल है, शॉर्ट है, कोई स्टैटिस्टिक नहीं, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। दोनों भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हो जाते हैं। इस तरह से समझना है कि कहाँ पे ब्रॉड लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हेरिडिटरी डिसीजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। पासिंग ऑन द माइक्रोकॉन्ड्रियल डिसीजेस। अब आपको पता है माइक्रोकॉन्ड्रिया इज यूपीएससी फेवरेट, ये सही होता है, पिछली बार भी हुआ था, 3 बार अब तक पूछ चुके हैं, उस हर बार सही हुआ है। सो पासिंग ऑन द माइक्रोकॉन्ड्रियल डिसीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड
कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी ईदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। येस एब्सोल्युटली, ऑफकोर्स यहाँ पे आपका नॉलेज रहेगा, आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए लिटिल बिट। हाउएवर यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिफोर भी कर सकते हैं और आफ्टर भी कर सकते हैं। देन अ चाइल्ड इनहेरिट्स द माइक्रोकॉन्ड्रियल डिसीज एंटायरली फ्रॉम द मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर। येस एब्सोल्युटली, ये आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम लग सकता है, इसलिए आपको इसको बैकअप करना पड़ेगा आपके नॉलेज से, बिकॉज मदर से माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है और मदर ही होती है जिनसे पूरा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आता है। ठीक है, ये नॉलेज है, तो यहाँ पे ये याद रखना, फिर से रिपीट हो जाए तो पता होना चाहिए। सो इट एंटायरली कम फ्रॉम द मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर। आपका जो आंसर है वो है बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अब ये नॉलेज से होगा, अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस हमें वैसे भी करने नहीं है। तो ये क्या है, ये डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट से। ओके, ये कोई बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ये कोई प्लांट ग्रोथ में सब्सटेंस नहीं है, और या फिर ये कोई क्लोनल प्रोपोगेशन नहीं कर रहा है प्लांट का। और आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर लगाना चाहते हो तो देखो, अगर आप सेकंड राउंड में आपके इतने क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप एक लॉजिक लगा सकते हो। अगर मैं आपको बता देती हूँ, वैसे अगर मैं यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स देखूँ तो इसमें ऑड मैन आउट कौन सा लग रहा है, थोड़ा सा देखो। यहाँ पे प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट की बात चल रही है, सिंपल। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट ग्रोथ की सब्सटेंस की बात चल रही है, यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स की बात चल रही है। लेकिन हम जब यहाँ पे बी का देखते हैं तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बेस्ड दिखता है ना। जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी टेक्नोलॉजी पूछी है कि नहीं पूछे है, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2, तो यहाँ पे आंसर में भी कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में बात कर रहा है, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला ये इंपॉर्टेंट थीम भी है यूपीसी का, तो ऐसा सोच के भी आप यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो। हाउएवर ये तभी करना है जब आपके क्वेश्चंस इनफ नहीं हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 68। इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द होल इन द लीड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम एंड द वेट ऑफ द लीड। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है 1 and 3। हाउएवर एग्जाम कंडीशन में आपको बिल्कुल लग सकता है कि टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि देखो ना, अगर आप गैस के ऊपर भी प्रेशर कुकर लगाते हो, अगर फ्लेम यहाँ पे ज़्यादा है तो जल्दी से वो राइस कुक हो जाएगा, और अगर आप कम करते हो तो फिर यहाँ पे नहीं होगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आपने टेम्परेचर ही नहीं प्रोवाइड किया तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो स्टेटमेंट सही होना चाहिए, तो ऐसा आप सोच सकते हो। हाउएवर यहाँ पे यूपीसी ने आंसर 1 and 3 दिया है, तो ऐसा होगा, आपको लगेगा 100% पेपर में कि सारे के सारे आंसर सही है और आपको वही करना है। हाउएवर यहाँ पे यूपीसी क्या आंसर देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्वेश्चन 69 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक मीडियम। अब ये है आपका PYQ। ओके, तो बैक्टीरिया हाँ बिल्कुल, फंगी हाँ, लेकिन वायरस नहीं होता है। इट नीड्स होस्ट। आपको पता है वायरस को होस्ट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे इसे आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में आप कल्चर नहीं कर सकते। तो जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 1 and 2। फाइन। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। Adenoviruses have single-stranded DNA genomes, whereas retroviruses have double-stranded DNA genomes। अब देखो, यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी होती है जब भी whereas आ जाए, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, whereas आया है, यहाँ पे एक तो इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देंगे या फिर इंटरचेंज कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज हाई चांसेस कि ये गलत हो जाए। हाउएवर यहाँ पे अगर हम नॉलेज के साथ जाए तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट तो वैसे गलत है ही। और कॉमन कोल्ड इज अ समटाइम्स कॉज्ड बाय एडेनोवायरस वेयर एज एड्स इज अ कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। नाउ लेट मी टेल यू दिस, एड्स तो वैसे रेट्रोवायरस के वजह से ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमने PYQs के पैटर्न में भी देखा है कि यूपीसी क्या करता है, ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन इस डिसीज को भी यूज़ होती है, दूसरे को भी होती है, तीसरे को भी होती है, 4th नंबर की भी होती है। तो एक ही वैक्सीन है लेकिन नंबर ऑफ चीज़ों पे इसका असर है। सिमिलरली एक मेडिसिन है और इसका नंबर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस के ऊपर उसका हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी स्टेटमेंट सही होगा। ध्यान से सुनो क्या बता रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई वैक्सीन है और यूपीसी बोल रहा है कि ये ABC नाम की जो वैक्सीन है ये X नाम के डिसीज़ के भी ऊपर भी काम करती है, Y नाम के डिसीज़ के ऊपर भी काम करती है, Z नाम के डिसीज़ के ऊपर भी काम करती है, तो वो स्टेटमेंट सही है। और अगर यहाँ पे मेडिसिन है तो हाँ ठीक है, इसमें भी करती है काम, उसमें भी करती है, उसमें भी करती है, ठीक है, ऐसे चले जाना। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है कि कॉमन कोल्ड है, समटाइम्स जनरल, ये कॉज करता है एडेनोवायरस, बाय एडेनोवायरस से ये होता है, पर ये जो एड्स है
ये यहाँ पे कॉज करता है रेट्रोवायरस से। तो स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे इसमें स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं और वैसे भी यहाँ पे ये जनरलाइज दिख भी रहा है और हमारा नॉलेज भी वी नो दैट कि यहाँ पे जो एड्स है ये रेट्रोवायरस से होता है। और कॉमन कोल्ड आपको लग सकता है कि ये गलत है, नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पैटर्न जो पहले देखा गया था उसका यहाँ पे बताया। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड। अब ये तो फैक्ट है, क्यों होता है लेकिन देख लेते हैं। इट इज़ अ बाइपोलर इन नेचर, ठीक है, यही इसका आंसर है। इसमें तो आपको कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगेगा। हाउएवर थोड़ा सा आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हाँ ठीक है। अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है लेट्स से, तो मतलब इसका क्या रिलेशन हुआ वाटर कैन डिजॉल्व सब्सटेंस मोर देन, नो, इनकरेक्ट। इट हैज़ अ हाई स्पेसिफिक, नो। ये ऑक्साइड ऑफ अ हाइड्रोजन, इसका कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है इसमें। ये बाइपोलर होता है नेचर में, इसलिए ये चीज़ होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 देख लो। विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग्स, हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम द एलईडी लैम्प्स। क्या बताया था हमने, पहला ही क्वेश्चन इसमें देखा है, मतलब 50 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पे देखा है। याद है आपको, ओल्ड टेक्नोलॉजी देगा, न्यू टेक्नोलॉजी देगा। ओल्ड टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, निगेटिव चीज़ें देखेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज की पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे और आंसर तक पहुँचेंगे। अब देखो, सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन द 360 डिग्रीज बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ द एलईडी लैम्प्स। हाँ बिल्कुल सही है। देखो अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। लेट मी टेल यू दिस, 360 होना इट्स नॉट गुड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है। इट्स अ ओल्ड टेक्नोलॉजी। हाउएवर जब ये नहीं होता है 360 डिग्री प्रोड्यूस लाइट नहीं करता है, फोकस्ड रहता है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हमारे एलईडी में होता है। सो ओल्ड टेक्नोलॉजी की ओल्ड चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजी में एडवांटेज हुआ साबित यहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, एज अ स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन द एलईडी लैम्प्स। ये कैसे हो सकता है, सोडियम लैम्प तो आपकी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, एलईडी तो न्यू टेक्नोलॉजी है। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी होगी उसी का ही तो जो लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी ना ओल्ड से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 को गलत कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपका 1 नहीं भी हुआ है फर्स्ट, इसमें हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, इसको होल्ड करेंगे। ये तो सही, यहाँ पे तो ये नहीं आएगा। तो जैसे ही आपका 2 गया, आपको यहाँ पे क्या हुआ, 50-50 तक आ गए और 3 तो है ही आपका आंसर में सही। तो इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट फ्रॉम द सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक व्हाइल द एलईडी लैम्प्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेजेस इन द स्ट्रीट लाइटनिंग। हाँ गुड, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही बात बता रहा है, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी की चीज़ें बट न्यू टेक्नोलॉजी में न्यू बातें, न्यू एडवांटेज, जो कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग में दिख रहा है। सही बात है, अच्छा है। तो स्टेटमेंट 3 तो यहाँ पे सही है ही। तो यहाँ पे इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि 360 डिग्री जो है ये इतना अच्छा नहीं होता है, हमें फोकस लाइट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 1 और 3 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। द टर्म ACE2 बहुत सिंपल है, यहाँ पे मतलब करंट अफेयर्स में भी बहुत रहा था। इट्स टॉक अबाउट व्हाट, सो इट इज़ द स्प्रेड ऑफ द वायरल डिसीज। बहुत ही सिंपल है। लेट्स से एग्जाम कंडीशन में आपको नहीं समझ में आ रहा है, कभी कभी क्या होगा ना, ऐसा स्टेटमेंट पकड़ लो जो बहुत ही छोटा है और सिंपल है। जैसे कि आपने इसमें भी देखा था, देखो ये वाटर वाला, इट इज़ बाइपोलर इन नेचर, देखो कितना छोटा स्मॉल है, सिंपल है। तो नॉलेज तो वैसे लगेगा ही। और ये देखो स्प्रेड ऑफ अ वायरल डिसीज, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। जीन्स इंट्रोड्यूस बाय द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, देन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियाज ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, रेडियो कॉलर्स फॉर मोबाइल ट्रैफिकिंग। नहीं, यहाँ पे सिंपल है। अगर अब ये ऐसे क्वेश्चन एक तो नॉलेज से सॉल्व करो, अगर नॉलेज से सॉल्व नहीं हो रहे तो छोड़ दो, स्किप करो। मैं बता रही हूँ, अगर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा सॉल्व हम करते हैं, राइट, 85 कम से कम हम करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं, पेपर बहुत ही डिफिकल्ट है, देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आपको वहाँ पे वो कॉल लेना पड़ेगा कि मुझको इसे सॉल्व करना है कि छोड़ देना है, स्किप करना है। बिकॉज स्किप करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एक आर्ट है। समझ में आया? क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो, आपको पता है कि 100% ये गलत हो सकता है, ये मेरा ब्लाइंड गेस है, तो आप यहाँ पे उसे स्किप करके आपकी जो निगेटिव मार्किंग है उसे बचा रहे हो। आपके मार्क्स कम होने से आप अपने आप को बचा रहे हो, विच इज़ अ गुड डिसीजन। ठीक है, तो हर बार सॉल्व ही करना है ज़रूरी नहीं है। ओके, अब देखो, Bisphenol A, that is BPA, is a cause of concern in a structural key component in a manufacturing of which of the following kind of plastics। अब इसमें अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है, जिसे हम LDPE कहते हैं, ये यूज़ होता है प्लास्टिक बैग्स और जो स्क्वीज बॉटल्स वगैरह होती है ना उसमें। तो ये वैसे इसका आंसर नहीं है। स्टेटमेंट 2 जो है पॉलीकार्बोनेट, ये इसका सही आंसर है। तो प्लास्टिक बॉटल्स और फूड कंटेनर्स पर्टिकुलरली इसमें इसे यूज़ किया
किया जाता है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ बोला है बिस्फेनॉल BPA अ कॉज ऑफ अ कंसर्न फॉर द स्ट्रक्चरल एंड की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द काइंड ऑफ अ प्लास्टिक। व्हाट काइंड ऑफ अ प्लास्टिक, तो एग्जाम्पल भी इसके पता होनी चाहिए। प्लास्टिक बॉटल्स और फूड कंटेनर्स में इस पॉलीकार्बोनेट का यूज़ होता है। फिर ये आपको यहाँ पे दिखेगा पॉलीथीन टेराफेलेट, तो इसमें ये PET कहते हैं वैसे इसको। ये वाटर बॉटल्स या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स होती है उसमें यूज़ होता है। फिर पॉलीविनिल क्लोराइड होती है जो पाइप्स या फिर हम फ्लोरिंग करते हैं ना, फ्लोरिंग में होती है, तो वो उस पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका बिस्फेनॉल दैट इज़ BPA जो है, ये एक तरह का केमिकल है जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक बनाने में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। ट्राइक्लोसान, ये इट इज़ कंसिडर्ड हार्मफुल when exposed to the high levels for some time is most likely present in which of the following, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड राइपनिंग सब्सटेंसेस। अब देखो ये बहुत रिपीटेड ऑप्शन है, जैसे हमने इकोनॉमी में देखा था ना, पॉपुलेशन का ऑप्शन रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है, पर कभी भी आंसर इसका सही नहीं होता है, वो उसी तरह का है जिसमें ये वाला नहीं है। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, फूड राइपनिंग एजेंट नहीं है, रीयूज प्लास्टिक नहीं है। ये देखो कितना छोटा सा सिंपल है। टॉयलेटरीज, ये यूनिक वर्ड है, समझ में आया। तो आपने ये वाले देखो और इसे देखो, ये थोड़ा सा यूनिक नहीं लग रहा वर्ड, तो ये ऑड मैन आउट लग सकता है और यही आपका आंसर भी है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर्स। हम लाइट ईयर्स में यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, दैट वी नो। एक एक करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, डिस्टेंस अमंग द सेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। अरे भाई, यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, ये तो बिल्कुल चेंज होता है, ये तो हमें पता है, तो ये तो हो गया कैंसिल। फिर ग्रेविटी ऑफ द स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, होती है चेंज। ये तो बहुत ही रिजिड स्टेटमेंट आपने दे दिया, ये हट गया। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द, इसलिए ऑलवेज देख के कट मत किया करो, ठीक है, टोन समझो। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, हाँ ट्रैवल होती है, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द ब्लैक होल, व्हाट अबाउट द ब्लैक होल, बेंड तो होती है लाइट, तो ये तो एब्सोल्युटली सही स्टेटमेंट नहीं हुआ। तो ऑलवेज इसको देख के गलत हुआ है, ऑलवेज देख के गलत नहीं किया है मैंने। ऑलवेज ने क्या किया, इस कीवर्ड को कौन सा टोन दिया है स्टेटमेंट को, वो मैंने देखा, तो यही आपको करना है। फिर स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज सेम, यस। अब देखो यहाँ पे भी ऑलवेज था, यहाँ पे भी ऑलवेज था, पर ये तो स्टेटमेंट सही है ना, क्योंकि दिस इज द राइट फैक्ट। स्पीड ऑफ द लाइट जो होती है ये सेम होती है, इसलिए तो हम यहाँ पे डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं लाइट ईयर्स में। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ लेते हैं। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज दिस मॉडल, आवर मॉडल, डिफर फ्रॉम दैट मॉडल, ठीक है, पढ़ लेते हैं। As regard legislation, the British Parliament is a supreme or a sovereign, but in India, the power of the Parliament is to legislate is limited. Yes, absolutely. British की जब हम पार्लियामेंट देखते हैं वो सुप्रीम होती है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट जो है ये लिमिटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल है हमारा, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है। लॉ ऑफ द लैंड इज द सुप्रीम, और जो हमारी पार्लियामेंट है वो इतनी उनकी जो लेजिस्लेशन की पावर है वो लिमिटेड है। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। देन इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू the constitutionality of amendment of an act of parliament are referred to the constitution bench by the supreme court। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है, इसे तो जुडिशियल रिव्यू करते हैं, कहते हैं हम। अगर कोई मैटर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी रिलेटेड है, मतलब इंक्लूडेड है, अब रिगार्डिंग कोई भी अमेंडमेंट हो सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया होगा एक्ट, उसमें आ गया है प्रॉब्लम, तो हाँ आप इसको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिखाओगे, सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो फिर करेंगे डिसाइड जो करना है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू तो होता है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट, फाइन। देखो, एन गोपाल स्वामी अयंगर कमिटी सजेस्टेड दैट द minister and the secretary be designated solely for pursuing the subject of the administrative reforms and promoting it। अब देखो यहाँ पे, अब solely देखिए, मैं इसे इनकरेक्ट नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा सोचो कि लेट से आपको नहीं पता है कि एन गोपाल स्वामी अयंगर की जो कमिटी है ये किसके लिए है, और आप यहाँ पे बोल रहे हो, ये सजेस्ट कर रहे हैं मिनिस्टर और सेक्रेटरी के बारे में, और आप इनको डेजिग्नेट कर रहे हो कोई चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर काम के लिए, सोलली फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ऐसा तो जनरली नहीं होता है ना, ये तो नैरो डाउन स्टेटमेंट हो गया, तो इसे हम गलत करेंगे। स्टेटमेंट नंबर, अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 में बोल रहा है, इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966। यहाँ पे देखो ARC वगैरह, इसका ईयर गलत नहीं करता है यूपीसी, अगर कोई एक्ट दिया है उसका ईयर गलत नहीं करेंगे। जैसे अब यहाँ पे 1966 है तो 1962 नहीं कर देंगे, या फिर 1960 नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं करे थे। 1966 है तो वो सही है, तो ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे देखो
ये तो ईयर गलत दिया होगा तो शायद गलत हो गया होगा, ऐसा नहीं करते हैं ये। तो ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड दिस वॉज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स चार्ज, यस एब्सोल्युटली। तो स्टेटमेंट 2 आपका सही हो जाता है। हाउएवर आपको एग्जाम में वो कॉल लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछा है, यूपीसी का फेवरेट है और यूपीसी ने मल्टीपल टाइम्स इस पे क्वेश्चन पूछे हैं। सो राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सिंपल है, आर्टिकल 21, दैट इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे आर्टिकल 15 किसके बारे में है? नो डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 19 क्या है? 6 फ्रीडम्स है, हमने याद किए थे, मूव, मीट, लीव, ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्पीक वगैरह। एंड देन यहाँ पे देखो आर्टिकल 29, ये किसके बारे में है? ये प्रोटेक्ट करता है कल्चरल एंड एजुकेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये गलत है, आपको पता है ये, राइट। अब आपको पॉलिटी में हम जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन करेंगे। हाउएवर हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज से ही इसे सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल की कुछ प्रोविजंस रिजिड है, कुछ प्रोविजंस जो आपको मिलेगी वो फ्लेक्सिबल मिलेगी। सो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज रिजिडिटी। तो कभी कभी इसलिए हमें अगर कोई रिजिड स्टेटमेंट दिख जाता है तो हमें लगता है कि ये गलत होगा, पर वो गलत नहीं होता है, बिकॉज दैट इज अ प्रोविजन, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। सो इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग द 1 लोकसभा इलेक्शन। कोई लॉ नहीं होगा क्या? होगा, कोई तो लॉ होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कॉमन सेंस लगाओ, देखो पॉलिटी में कॉमन सेंस लग सकता है। आपको लगता है क्या कि यहाँ पे आप बोल रहे हो कि कोई लॉ है ही नहीं जो रिस्ट्रिक्ट करे कैंडिडेट को फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज? होगा, एक कुछ ना कुछ तो होगा, तो क्वेश्चन यहाँ पे गया। वैसे क्वेश्चन जो यूपीसी है इन्होंने ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था, पर कैसा है ना, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, इसलिए बता रही हूँ। देन इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम द 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये यहाँ पे आपको बिल्कुल गलत लग सकता है, पता नहीं है, नहीं तो ऐसे इसमें आप क्वेश्चन यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ये वाला सही है बिल्कुल, ठीक है, ये सही है, इतना हम पढ़ती भी नहीं है, बट हाउएवर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर यहाँ पे बोल रहा है एज पर द एग्जिस्टिंग रूल इफ कैंडिडेट कंटेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी constituencies, his or her party should bear a cost of a by-elections to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituencies। पूरा गलत है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही हो जाता है, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। ओके, राइट टू द सिटी क्या है? राइट टू द सिटी है इन एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड एन यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट की बात कर रहा है, मतलब लीव, रहने की जगह, ठीक है, रहना। यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। एक्सट्रीम चीज़ें पता चली, थोड़ा सा आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिखे। सबसे पहला रेड फ्लैग क्या है? यूएन हैबिटेट ऑर्गेनाइजेशन आ गई। दूसरा रेड फ्लैग क्या है? ईच कंट्री, हाउ इज़ इट पॉसिबल, इट इज़ सो डिफिकल्ट। जो कंट्री यहाँ पे प्रॉब्लम में है उनको ही हेल्प करने में इतनी तकलीफ हो रही है, और आप मुझे बता रहे हो कि आप हर एक कंट्री में, इस वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उन सबको करोगे, नॉर्थ कोरिया में भी करोगे। समझ में आ रहा है? ये इसकी बात हुई, तो स्टेटमेंट 1 सही नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है? तो स्टेटमेंट 1 गया आपका, ठीक है, गया। ऑल राइट, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं। राइट टू द सिटी गिव एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम द पब्लिक स्पेसेस एंड द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द कंट्री। हाँ ठीक है, होगा। देखो बात क्या यहाँ पे चल रही है, क्वेश्चन की टोन को समझो। यहाँ पे राइट टू सिटी की बात चल रही है, ठीक है, तो हमारा राइट होगा ना कि हम यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वहाँ पे रह सके। आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो हमारे संविधान से। जो हमारे फोरफादर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल दिए और इन्होंने इंश्योर किया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को बोला नहीं जाएगा कि आप इस वाटर पार्क में वगैरह नहीं जा सकते, किसी पार्क में नहीं जा सकते, किसी वेल का पानी नहीं पी सकते। याद है आपको? कौन सी प्रोविजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहाँ पे इस तरह से तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, तो इसमें एक्सट्रीम वाली कोई बात ही नहीं है। एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ सिटी बोला है, तो अगर आप ऐसा मत करो ईच सिटी और एवरी ऑक्यूपेंट के साथ आप इसको कंफ्यूज मत करो, इसलिए बोलती हूँ कि वर्ड को मत पकड़ा करो। पूरा देखो स्टेटमेंट को, पूरा ऐसे बर्ड आई से देखो, ऐसे ऊपर से देखो, पूरा एक साथ देखो। राइट टू सिटी की बात कर रहे हो, एवरी सिटी ऑक्यूपेंट सबको करोगे ना, आप डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करोगे।
हम कंट्रीज़ की थोड़ी बात कर रहे हैं। एक सिटी में बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, हर एक को ये अधिकार होना चाहिए, तो उनका राइट होना चाहिए कि हम पब्लिक स्पेसेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन कर सके। तो स्टेटमेंट 2 सही हुआ। स्टेटमेंट 3 देखो, राइट टू सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज कॉलोनीज इन द सिटी। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये हुआ स्टेट का ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा गलत लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, मैं मानती हूँ, और इसलिए यहाँ पे पता है इंडिया ने इसे रेक्टिफाई नहीं किया है। ओके, तो ये यहाँ पे है, राइट टू लाइफ मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑर्गेनाइज कॉलोनीज, ये यहाँ पे इसमें जो है दिया गया है। ये एक तरह से स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है। तो ये यहाँ पे जो आंसर है ये 2 और 3 आ जाता है, ठीक है। ऐसे नंबर 82 पढ़ लेते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन एंड नॉट जेल। बताओ, यहाँ पे ये हो गया गलत, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ एंड नॉट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होते हैं। फाइन, अब देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आपका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा और 1 तो गलत है ही, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके फाइन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। ओके, सो व्हेन अ प्रिजनर make out a sufficient case, payroll cannot be denied to such a prisoner because it become a matter of his or her right। अब आप इसमें आपका कॉमन सेंस लगाओ और डेली लाइफ से भी चीज़ें देखो। पेरोल इतना इजी होता है क्या? पेरोल अगर आपके केस बन गया है तो मतलब ये आपका राइट बन गया, इसलिए हम छीन नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अथॉरिटी कैन पेरोल को बिल्कुल डिनाई किया जा सकता है। ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये मतलब आपका राइट बन गया तो ये वो। तो आपको एक बात समझ में आ रही है? देखो यूपीएससी कितना आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। व्हेन द प्रिजनर मेक आउट अ सफिशिएंट केस बना रहा है, पेरोल फिर तब डिनाई नहीं होगा। क्यों? तो यहाँ पे क्या है ना, बिकॉज इट बिकम अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट। कितना कन्विंसिंग लग रहा है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को पकड़ना है आपको। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन अ पेरोल रूल। यस एब्सोल्युटली, यहाँ पे इस तरह का फिर से एक स्टेटमेंट रिपीट होगा जिसमें ऐसा बोला जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये मतलब स्टेट करती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो आप एक बार क्या करना ना, जो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं और सेंट्रल लिस्ट में आते हैं वो एक बार देख लेना, क्योंकि अगर आपको इतना भी पता हो कि स्टेट लिस्ट में कौन सी चीज़ आती है, प्रिजन पुलिस वगैरह स्टेट लिस्ट में आता है, तो भी आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा और जो आपका आंसर है वो 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 देख लो। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। ट्राइब के बारे में बात कर रहा है। देखो हमेशा याद रखो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा है तो किसको ज़्यादा होगा? ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पे ये नहीं पंचायती राज नहीं रूरल डेवलपमेंट, आपकी क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आप वर्ड एसोसिएशन के साथ भी यहाँ पे जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए क्या बोल रहा है। ऐसे ही पता है सिमिलर क्वेश्चन हमने लेबर का देखा था, याद है आपको? यहाँ पे लेबर के आर्टिकल्स दिए थे, 2 आर्टिकल्स दिए थे और उसमें पूछा था कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ऐसे तो लेबर के अंडर था, तो हमने वर्ड एसोसिएशन को उससे किया था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, वर्ड एसोसिएशन से आप कर सकते हो अगर पता नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। A legislation which confers on the executive or the administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of the law violates which one of the following articles of the Constitution of India। अब यहाँ पे देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ को ये फिर से PYQ है आपका, रिपीटेड घुमा फिरा के पूछा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल नंबर 28 क्या है आपका? फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आर्टिकल 32 क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसे कैसे याद रखोगे? 4 है, सेम है, यूनिफॉर्म है। तो 44 किसके बारे में बात करता है? यूसीसी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे जब भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए तो फर्स्ट स्टेटमेंट और जो लास्ट ऑप्शन होता है उसको ठीक से पढ़ा करो, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ यहाँ पे आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। ओके 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन Indian polity is an essential feature that indicate that it is a federal in character। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। ये देखो, द
स्टेटमेंट नंबर ए में ही देखा है, इसलिए तो बोला था यहाँ पे। देखो पॉलिटी के क्वेश्चंस में ऑप्शन ए के बारे में थोड़ा सा ना संभल के रहा करो। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर ए होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये इतना कन्विंसिंग ऑप्शन दे देंगे स्टेटमेंट ए में ही, तो हम ना वहाँ पे इसको टिक कर देते हैं और होता है आंसर बी या फिर डी, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए संभल के। ओके सो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑफ द सब, यस एब्सोल्युटली ए ही स्टेटमेंट है। अब दूसरी भी समझा देती हूँ। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स। हाँ ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इसेंशियल फीचर पूछा है, वो भी फेडरल इन कैरेक्टर कौन सा है, यहाँ पे क्या होगा, ये तो नहीं आएगा। फिर द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द रीजनल पार्टीज, नहीं, ये एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन है बाय द वे। देन फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ, नहीं, ये इररिलेवेंट ऑप्शन दे दिया आपने, तो स्टेटमेंट आपका क्या है, ए। ये दो जो ऑप्शन है यहाँ पे इज एज इट इज क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछा था वैसे स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट हुए हैं, है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द स्टेट, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ लेते हैं। द कम्युनिटी ऑफ द पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनाइट टेरिटरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है। ओके होल्ड करो। सेकंड बात, अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ अ डेफिनाइट टेरिटरी, ठीक है, ये डेफिनाइट टेरिटरी ये यहाँ पे रिपीट हो गया, ओके, एंड पोजेसिंग एन authority to govern them, maintain the law and order and protect their natural rights and safeguards their means of a sustenance, ठीक है, होल्ड करो। स्टेटमेंट नंबर सी, the number of the person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government, okay, hold करो। then a society permanently living in a definite territory with a central authority and एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ओके फाइन। अब मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको नहीं पता है कि स्टेट में क्या एग्जैक्टली चार कंपोनेंट्स आते हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको नहीं पता है। ये अज्यूम करके आप मुझे बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा होलिस्टिक स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, कौन सा हो सकता है। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 में पहले तो कम्युनिटी ऑफ पीपल आ गई, मतलब लोग आ गए, वी द पीपल। देन यहाँ पे डेफिनाइट टेरिटरी आ गई, मतलब जगह भी आ गई, तो यहाँ पे जगह भी आ गई, उसके ऊपर लोग आ गए। फिर सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल कंट्रोल, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल किसकी बात कर रहा है यहाँ पे छुपा के, सॉवरेनिटी की बात कर रहा है। समझ में आया? तो ये बन गया स्टेट आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे इसमें मिसिंग है, देख लो। एंड देन द पोजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। अब देखो जब इंडिया एक कॉलोनी था, किसकी कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, तो देखो क्या था वहाँ पे, इंडिया एक जगह था, एक टेरिटरी थी, हाँ एक डेफिनाइट टेरिटरी थी। क्या इंडिया में लोग थे, हाँ उस टाइम भी लोग थे। क्या वहाँ पे ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट थी, हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट थी ऑर्गेनाइज। लेकिन क्या हम इंडिपेंडेंट थे एक्सटर्नल कंट्रोल के, नहीं, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हमारे पास सॉवरेनिटी थी ही नहीं। समझ में आया? ये है इंपॉर्टेंस इस स्टेटमेंट का। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अभी याद रखना, अगर रिपीट हो जाए तो स्टेट में 4 कंपोनेंट्स आते हैं, टेरिटरी, पीपल, गवर्नमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सॉवरेनिटी। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 88, with reference to Indian judiciary, consider the following statements and which of the statements given above is are correct. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to seat and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India. This statement is absolutely correct. इसलिए बोलती हूँ कि ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत लग सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो आपको क्वेश्चन में नॉलेज लगानी पड़ेगी। तो अभी याद कर लो कि अगर कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको फिर से बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का टू एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करते हैं, और जब ये काम करते हैं तब यहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन ली जाती है। समझ में आया? नंबर 2 पढ़ लो। अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हाई कोर्ट के पास पावर नहीं होती है अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू करने की, ये सिर्फ हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लग सकता है कि ये स्टेटमेंट सही होगा, आपको लग सकता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट है तो होगी उनके पास पावर रिव्यू करने की। अगर सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं तो हाई कोर्ट भी करते होंगे, ऐसा लग सकता है, लेकिन ये नहीं है। हाई कोर्ट कैन नॉट रिव्यू द पावर, ठीक है, उनके खुद के जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। याद रखना है, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 ही सही होगा, स्टेटमेंट 2 आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। ओके, विथ रेफरेंस टू इंडिया
Consider the following statements and which of the statements given above is are correct. Okay, fine. So there is only one citizenship and one domicile. हाँ बिल्कुल, अभी देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है, ये रिपीट हुआ है स्टेटमेंट एज इट इज। तो हमारा बिल्कुल एक सिटीजनशिप है और एक डोमिसाइल है। देन अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम अ हेड ऑफ द स्टेट, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर लागू होता है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट तो नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से भी हो सकते हैं, हमने पढ़ा है ये, है ना, प्रेसिडेंट की चैप्टर में। तो स्टेटमेंट 2 तो गलत हो जाएगा, तो हमने 2 को हटा दिया, 1 कन्फर्म हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 के पास जाओ। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम कर सकते हैं। इसलिए देखो इसमें भी वो रिफ्लेक्ट हो रही है चीज़ जो मैंने आपको पहले समझाई थी। अथॉरिटी कैन, गवर्नमेंट कैन, ठीक है, तो अथॉरिटी कैन ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता है, तो आपका 3 भी गलत हो गया और जो आपका आंसर है वो 1 आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 देख लो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी एंड अ लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। सो इसमें क्या क्या होगा, कमिटेड डेमोक्रेसी, ठीक है, होल्ड करो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिल्कुल नहीं है, तो सबसे गलत स्टेटमेंट है। इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, नॉट नेसेसरी, नो। यहाँ पे हमें क्या देखना है, बेस्ट सेफगार्ड देखना है, सेफगार्ड किसका, ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका सेपरेशन ऑफ पावर। क्या होगा, जब यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी इनके बीच जब सेपरेशन होगा तभी तो हम यहाँ पे लिबर्टी इंश्योर कर पाएंगे। तो कमिटेड जुडिशरी इज कमिटेड टू गवर्नमेंट। ओके फाइन, तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट नहीं है, और इसलिए मैंने आपको बोला था कि पॉलिटी के क्वेश्चन में आपको ए स्टेटमेंट इतना अच्छा दे देंगे ना, इतना कन्विंसिंग लगेगा आपको कि आप बाकी के ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे और ए पे टिक मार्क कर दोगे, तो इसलिए ध्यान से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर अब देखो 91 क्या बोल रहा है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ यहाँ पे इसको वायलेट कर देता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द राइट ऑफ अ प्रॉपर्टी इन इंडिया। देख लेते हैं, राइट ऑफ द प्रॉपर्टी क्वेश्चन पूछा है। देखो, लीगल राइट अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू द एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द सिटीजन, या फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हमें पता है राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दिया गया था, राइट 300A याद करो, ठीक है। देन नीदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो अलर्ट से क्या आपको नहीं पता है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, स्टेटमेंट देखो 2 ए और बी एक जैसे है, लीगल राइट्स अवेलेबल। अब यहाँ पे क्या है, सिटीजन ओनली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है लीगल राइट अवेलेबल होता है किसी भी इंडिविजुअल को। तो ऐसे कौन से आर्टिकल्स है, याद कर लो, बिल्कुल रटे होने चाहिए कि ये जो आर्टिकल्स है ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है हमारे सिटीजन्स के लिए। कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, 15, 16 ब्रदर सिस्टर, ठीक है, 29, 30 एक के पीछे एक आ रहे हैं ना, तो 15 के बाद 16 आता है, 29 के बाद 30 आता है, तो ये दोनों भाई बहन, और यहाँ पे ये बीच में पता नहीं 19 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये 5 ही ऐसे आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, बाकी सारे नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। तो इस तरह से याद रखना है, क्योंकि ऐसे मत याद रखना कि ये अवेलेबल सिटीजन्स को है, ये अवेलेबल नॉन सिटीजन्स को भी है, सबको है, ऐसे मत करो। जो सिर्फ ये 5 याद कर लो और बाकी सारी चीज़ें सिंपल हो जाएगी। सो 15, 16, 19, 29 एंड 30। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 93 देख लो, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। डेट देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950, हमने प्रियम्बल यहाँ पे पढ़ी है, हमें डेट याद है। अब यहाँ पे देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, नहीं, यहाँ पे था हमारा सॉवरेन भी था, डेमोक्रेटिक भी था, रिपब्लिक भी था। यहाँ पे आपका सिक्योर और जो मतलब सिक्योर या फिर सोशलिस्ट वगैरह ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो यहाँ पे 1976 में हुई थी। कैसे लॉजिक लगाओगे, ये सारी चीज़ें, ये जो सोशलिस्ट वगैरह है, ये जो बाकी का एसएस है, ये क्यों नहीं आएगा आंसर में, क्योंकि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी उससे यहाँ पे ये वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। और ये कब आया था, 1976 में आया था। और मैंने कैसे याद करवाया था आपको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 + 2 करो = 6 और 1976, ऐसे इसे याद करना है, मैंने बहुत बार बताया है आपको, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे याद करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर अल्टरनेट ईयर, मैं तो कहती हूँ हर ईयर भी यहाँ पे अगर पूछ ले तो भी यूपीसी कभी नहीं थकेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताया है, लिमिटेड गवर्नमेंट, बस याद कर लो। पार्लियामेंट्री का याद कर लेना, रिस्पॉन्सिबल वाला, ठीक है, ये वाला याद कर लेना,
कैबिनेट वाला याद कर लेना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वाला याद कर लेना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, क्या मतलब होता है, लिमिटेड। बस ये हो गया और आपका क्वेश्चन दो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए क्या बोल रहा है। विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हबी हो एंड क्वी पर्टेन्स टू। अब यहाँ पे ये जो आंसर है ये है ट्राइबल लैंग्वेज, ठीक है, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस है, अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये डैश फॉर्म नहीं है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, ये कोई प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग भी नहीं है, ये एक ये ट्राइबल लैंग्वेजेस है। क्वेश्चन नंबर 96, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड। बताओ भारत रत्न और पद्मा अवार्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट इसमें से पूछा है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है टाइटल्स यहाँ पे अबॉलिश हो चुके हैं। भारत रत्न और पद्मा अवार्ड जो है उससे जो मिलता है भारत रत्न वगैरह, ये टाइटल हम यूज़ नहीं कर सकते, दे आर नॉट द टाइटल्स, हमने यहाँ पे इसको अबॉलिश कर दिया है। तो आपका स्टेटमेंट 1 यहाँ पे आंसर में आएगा। क्यों आएगा आंसर में, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है ना, ठीक है। अब देखो, पद्मा अवार्ड विच वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेयर सस्पेंडेड ओनली वंस। ज़रूरी तो नहीं है, इतना साल हो चुका है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हुआ हो, है ना। तो यहाँ पे ये भी गलत हो सकता है, फैक्ट है, तो हम इसे भी गलत करेंगे। अब देखो, द नंबर ऑफ द भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। ऐसा कभी देखा है कि आपने इतने बार भारत रत्न वगैरह दिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट हुआ है क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 इन पर्टिकुलर ईयर, कभी नहीं हुआ है। तो ये भी एक फैक्ट है, तो इसमें आपका आंसर क्या है, नॉट पूछा है, तो सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि सारे के सारे गलत है। आपका जो ऑप्शन है वो है डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके फाइन। स्टेटमेंट 1 बोलता है द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड दैट इज UNCDF एंड द आर्बर डे, ठीक है, फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज हैदराबाद एज द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन दे दी, 2 ऑर्गेनाइजेशन दे दी एक्चुअली, तो इसमें ये गलत हो जाता है, 2 ऑर्गेनाइजेशन वाला स्टेटमेंट होता है, गलत होता है, ठीक है। अब देखो, हैदराबाद वॉज selected for the recognition for the year following its commitment to grow and maintain the urban forest। अब आप बोलोगे मैम ये तो गलत है, ठीक है, ये सही है, कैसे पता। तो देखो स्टेटमेंट के ऑप्शंस देखो ज़रा, एक तो दोनों भी स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 and are correct एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यानी कि अब क्या करना, ये स्टेटमेंट पढ़ना और बिकॉज लगा के जो नीचे का क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसे पढ़ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट तो कम से कम सही होना ही चाहिए, इसमें नीदर वाला ऑप्शन नहीं आया है, एक कम से कम इसमें सही आंसर है ही। तो अगर मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है तो क्या होगा, अब देखो, अगर 10 में से मैं 7 स्टेटमेंट्स देखूँ तो 10 में से 7 स्टेटमेंट्स ऐसे पैटर्न में ना आपको क्या होगा ना, एक तो सी या फिर डी आंसर होता है, समझ में आया। 10 में से अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, ये वाले इस टाइप के, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और ये बोथ वाला ऐसा, तो इसमें 7 जो है ये तो सी से हो गए या फिर डी से हो गए। सो इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी, आपको बस रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे जो हैदराबाद है, हैदराबाद वॉज एक्चुअली सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ द लॉरियस वर्ल्ड sports award which was instituted in year 2000। okay fine, and which of the statements given above is are correct, ठीक है। अब देखो एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखो 3 स्टेटमेंट दिए हैं और एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों की तीन तो सही नहीं हो गया आंसर, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे आंसर्स करेक्ट हो गए, है ना। तो हम इसे तो पहले कट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से सिर्फ एक ऐसा स्टेटमेंट पकड़ना है जो कि गलत होगा। ओके फाइन। अब देखो, अमेरिकन गोल्फ टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड, ठीक है, ऑल राइट। देन द अवार्ड वॉज रिसीव्ड मोस्टली बाय द Formula 1 प्लेयर्स सो फार, फाइन। एंड देन द रॉजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स कंपेयर टू द अदर्स। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, ये देखो स्टेटमेंट नंबर एक, कोई तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लग रहा है ये स्टेटमेंट, अमेरिकन गोल्फर रहे होंगे टाइगर वुड्स फर्स्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको करना है थोड़ा सा ये मोस्टली Formula 1 सो फार, ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है ना, तो स्टेटमेंट 2 को आप यहाँ से इस तरह से इनकरेक्ट कर सकते हो। हाउएवर अगर एग्जाम कंडीशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दो, ठीक है, यू कैन स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें अगर कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, जस्ट स्किप इट।
ओके, तो वैसे इसका आंसर जो है वो ये 1 एंड 3 है। एक बार स्टेटमेंट्स देख लो कैसे है, किस तरह से यूपीएससी ने सही बनाया है स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर रिपीट हो जाए फिर से तो फिर गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये रॉजर फेडरर रिसीव्ड द अवार्ड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स कंपेयर टू द अदर्स। फाइन। अब देखो वैसे यहाँ पे इसको पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ द 32nd समर ओलंपिक्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। ओके, द ऑफिशियल मोटो, देखो मोटो थीम वगैरह ये जनरली इनकरेक्ट होती है। ऑलराइट, यहाँ पे कभी एक बार थम्पी के बारे में पूछा था, वो तो मैस्कॉट था, तो मैस्कॉट सही है, याद रख लेना। मैस्कॉट्स अगर बहुत ही यूनिक नेम वगैरह दे रहे हैं तो वो सही है, लेकिन थीम मोटो ये गलत करना इजी होता है, तो ये जनरली गलत ही होता है। सो ऑफिशियल मोटो ऑफ द ओलंपिक्स न्यू वर्ल्ड, ये यहाँ पे गलत है। एंड द स्पोर्ट्स, अब देखो यहाँ पे क्लाइंबिंग, सर्फिंग, यहाँ पे स्केटबोर्डिंग, कराटे, ये सारे, तो देखो आप ऐसा सोच सकते हो कि मे बी कराटे की जगह पे कुछ और होगा या फिर स्केटबोर्डिंग की जगह पे कुछ और होगा। ऐसा यूपीएससी नहीं करता है, ऐसे हमारे स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ही होता है कि यहाँ पे सारे के सारे जो स्पोर्ट्स है वो भी याद करने पड़ते हैं और फिर वहाँ पे ये देखना पड़ता है, सर्फिंग की जगह पे और कुछ दे देगा। यहाँ पे ऐसा यूपीएससी में नहीं होता है, तो यहाँ पे आप आराम से स्टेटमेंट 2 के साथ जा सकते हो, ठीक है। इस तरह का अगर ऑप्शन दिखता है तो ही जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। फाइन, यहाँ पे करेक्ट पूछा है। सो अ फाइनलिस्ट वेयर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वोन, नहीं, ये गलत है। वैसे अगर आप दोनों भी स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे ना तो आपको ये ना लॉजिक, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि ये क्या है, तो आपको ऐसा लग सकता है लॉजिकली ये सेंस बना सकता है, ठीक है, कि हाँ ठीक है फाइनलिस्ट हो गए, अगर वो ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस जीत रहे होंगे तो फिर वो जीतते होंगे, मे बी दे वोन। एंड देन द न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ द इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन द नंबर ऑफ मैचेस, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये सेंस बना रहा है तो इट इज़ अ ट्रैप, ये समझ लो। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये डी है। ओके, और अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन जो पेपर है 2021 का ये कंप्लीट कर लिया है। अब अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, जितनी बार हो सके उतनी बार। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।